हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुराग तिवारी आपकी आज प्रैक्टिस कराऊंगा रिकर्शन पर। कुछ बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स लेकर आया हूं और उनको सॉल्व करने का मेरा एक अलग स्टाइल है जिससे आपको रिकर्शन जरूर समझ आएगा। लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है मेन। अब रिकर्शन के अंदर डेफिनेशन हमको पता है। रिकर्शन के अंदर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, एक फंक्शन अपने आप को ही अपने अंदर कॉल करता है, लेकिन उसकी इस कॉलिंग को हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। सो उस कंट्रोलिंग को बोलते हैं बेस केस। सो इस तरह से रिकर्शन में दो तरह के केस बनते हैं या दो तरह की कॉलिंग होती है, बेस कॉलिंग और रिकर्सिव कॉलिंग। बेस कॉलिंग हमारी रिकर्सिव कॉलिंग को एंड करने के लिए होती है। जैसे कि अब ये पहला एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें मेन के अंदर मेन कॉल किया गया है, तो ये तो रिकर्सिव कॉलिंग है, लेकिन इसमें कोई बेस केस नहीं है कि जिसमें मेन के अंदर कुछ ऐसा कॉल करें जिससे मेन कॉल ना हो और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो। इसी वजह से इस एग्जाम्पल को इनफाइनाइट रिकर्शन प्रिंट होता रहेगा। तो इनफाइनाइट रिकर्शन मेन के अंदर गए हम, सबसे पहले प्रिंटफ किया इनफाइनाइट रिकर्शन, फिर से मेन कॉल कर दिया। मेन कॉल करते ही फंक्शन फिर से मेन को एग्जीक्यूट कर देगा शुरुआत से और प्रिंटफ करने लगेगा। ये हेलो तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, लेकिन ये एक इनफाइनाइट टाइम्स तक आउटपुट को नहीं कैप्चर करके रखेगा, वो आउटपुट कभी ना कभी रुकेगा। इसका रीजन ये है कि जब भी एक फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, किसी भी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो जो भी फंक्शन हमारा एग्जीक्यूशन में होता है उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर पैरामीटर्स, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाई है। ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड का एक स्ट्रक्चर है। किसी भी फंक्शन के एग्जीक्यूशन में होने पर उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है। वो रिकॉर्ड कहाँ बनता है? वो रिकॉर्ड बनता है स्टैक मेमोरी में। मेमोरी तरह तरह की होती है, जिसमें से स्टैक मेमोरी इसको करने के लिए यूज होती है। ठीक, तो उसके अंदर लोकल वेरिएबल्स, रिटर्न एड्रेस, सेव्ड रजिस्टर्स और आर्ग्यूमेंट्स, जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह सेव होती हैं। सो हर एक फंक्शन का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है। तो जब अगर हमारा एक फंक्शन ए है या एक फंक्शन मेन है, तो सबसे पहले मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको कॉल किया है। फिर मेन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो मेन के बाद उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है। अगर स्टैक यहाँ पर देखिए, स्टैक यहाँ नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है, अदरवाइज स्टैक ऊपर की तरफ भी ग्रो हो सकता है, किसी भी एक डायरेक्शन में हो सकता है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो इसके नीचे फिर दूसरे फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा, तीसरे फंक्शन का। तो इस तरह से स्टैक हमारा ये भरता चला जाएगा। तो अगर हमने कहीं इनफाइनाइट रिकर्शन कर दिया तो वो स्टैक कभी ना कभी एग्जॉस्ट हो जाएगा, भर जाएगा और रिकर्शन रुक जाएगा, आउटपुट स्क्रीन रुकेगी। ठीक, दूसरे केस में देखें, सो यहाँ पर आई की वैल्यू 5 है, प्रिंट कर रहे हैं। सो आई की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ आई इज %, सो 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर पोस्ट डिक्रीमेंट है तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी लाइन चेंज होने पर, और यहाँ 4 की वैल्यू टेस्ट होगी, आई की वैल्यू 4, वो ट्रू है। तो फिर से मेन चलेगा, मेन चलेगा तो फिर से मेन यहाँ से इनिशियलाइज होगा, आई की वैल्यू फिर से 5 से इनिशियलाइज होगी, ये प्रिंटफ से फिर से प्रिंट होगा, वो फिर 4 होगा, 5 प्रिंट होगा और फिर ये 4 हो जाएगा, 4 फिर ट्रू हो जाएगा। सो एक बार फिर से ये भी इनफाइनाइट रिकर्शन में फंस रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये हर बार आई इनिशियलाइज हो रहा है 5 से। अगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो जिससे ये आई इनिशियलाइज ना हो हर बार, और जो चेंज्ड वैल्यू है वो ही आगे बढ़े, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। और वो कैसे होगा? एक स्टैटिक कीवर्ड लगा दीजिएगा इसके पहले, फिर देखिएगा इसका आउटपुट। सो अभी तो ये इनफाइनाइट रिकर्शन है और जब तक स्टैक ओवरफ्लो नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। ठीक, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल आया जिसमें हमारे पास बेस केस और रिकर्सिव केस दोनों है। जैसे n की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तब फंक्शन कॉल किया जाएगा विद वैल्यू n-1। फंक्शन को n के साथ कॉल किया, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब वो फंक्शन को n-1 कॉल करेगा, और अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है, तो 0 है या नेगेटिव है, तो फिर क्या करेगा? h को प्रिंट कर देगा। यानी कंडीशन पर बेस्ड होकर के रिकर्शन लगा हुआ है, और जब कंडीशन फेल होगी तो ऑटोमेटिकली ये उसका नॉन रिकर्सिव केस, या आप बोल दे बेस केस है, कुछ भी है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्टीमेटली कंडीशन पर डिपेंडेंट है। सो अब जरा इसके स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन को ध्यान से देखते हैं। मेन चलेगा, मेन से फंक्शन 3, मेन के अंदर फंक्शन fn को 3 के साथ कॉल किया, तो n की वैल्यू 3 है, n 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि fn2 कॉल होगा, राइट? fn2 कॉल होगा। सो fn2 के नीचे वाला जो ये printf h है, ये पेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि भाई जब ये एग्जीक्यूशन, ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगा तभी तो उसके नीचे वाला स्टेटमेंट जाएगा, और ये स्टेटमेंट कंप्लीट होने का मतलब है कि दोबारा से फंक्शन कॉल हो गया है, n की वैल्यू 2 के साथ दोबारा से फंक्शन कॉल हो गया है, क्योंकि 3 ने इस तरह से फंक्शन 2 को कॉल किया है। ठीक, और h पेंडिंग चला गया। फिर फंक्शन 2 ने फंक्शन 1 को कॉल किया, क्योंकि 2 भी ग्रेटर देन 0 है, सो फंक्शन 2-1 यानी fn 1 के साथ कॉल हो जाएगा, और इसका h भी पेंडिंग हो जाएगा। तो इस तरह से कितने h पेंडिंग हो गए? 3h। अब फंक्शन 1 ने दोबारा से, फंक्शन 1 जब यहाँ से चल रहा है अगली बार, सो 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन 0 के साथ कॉल कर दिया। ठीक, फंक्शन 0 के साथ कॉल कर दिया और h पेंडिंग हो गया। ठीक, अब फंक्शन 0 से जब कॉल हुआ, तो अब ये वाली कंडीशन फेल हो गई, तो h प्रिंट हो गया। h प्रिंट होने के साथ ही फंक्शन 0 को किसने कॉल किया था? फंक्शन 1 ने।
Fn0 को किसने कॉल किया था? Fn1 ने। सो Fn1 में इसी स्टेज पे पहुंचेगा और इसके पेंडिंग h को प्रिंट करेगा। फिर फंक्शन 1 को किसने कॉल किया था? Fn2 ने। सो Fn2 के अंदर इसी जगह पर पहुंचेगा और उसके पेंडिंग h को प्रिंट करेगा। इस तरह से Fn2 को Fn3 ने कॉल किया था, सो उसके अंदर पहुंचेगा और उसके पेंडिंग h को प्रिंट करेगा। इस तरह से जहां पर 4 बार h प्रिंट होगा। तो एक बार फिर से इस एक्सप्लेनेशन को समझिएगा और फिर से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये प्रोग्राम एक्चुअली में किसी नंबर की पावर जनरेट करके उसकी वैल्यू निकालने का प्रोग्राम है। सो यहाँ पर नंबर को कॉल किया गया एक्स वाई से। अगर y की वैल्यू 0 है तो 1 रिटर्न कर दें। जनरली होता भी है। अगर सपोज x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो 2 to the power 3 8 होता है। अगर 2 है और y की वैल्यू 0 है तो 2 की पावर 0 1 रिटर्न होना चाहिए। और अगर y की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया गया x इंटू cp ऑफ x y माइनस 1। अब यहीं पर इस रिटर्निंग को देखते हैं कि पहले ये फंक्शन कॉल होता चला जाएगा और फिर रिटर्न होता चला जाएगा। सो cp के साथ मेन के अंदर 5,3 से फंक्शन कॉल किया गया। सो 3 हमारा 0 नहीं है, 3 0 नहीं है, तो इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। सो एल्स के अंदर फंक्शन हमने कॉल किया 5,3 से, तो रिटर्न क्या करेगा? 5 इंटू cp 5,3 माइनस 1 यानी 5,2। सो ये वाला फंक्शन cp 5,2 आ गया। 5,2 में 2 हमारा कैसा है? 0 नहीं है। तो फिर से एक बार इसके लिए भी इस रिटर्न स्टेटमेंट को चलाना है और वैल्यूज क्या है? 5,2। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है। तो ये किसको कॉल करेगा? रिटर्न करेगा 5 इंटू cp 5,1। 5,1 वाला फिर से 1 की वैल्यू 0 नहीं है तो वो भी रिटर्न कर। 5,1 के साथ फंक्शन कॉल हुआ, रिटर्न 5 इंटू cp 5,1 माइनस 1 यानी cp 5,0। इसमें अब y 0 हो गया है। सो y 0 होने के साथ ही इस वाले प्लेस पर cp 5,0 की जगह क्या रिटर्न हो जाएगा? 1, क्योंकि यह मालूम है जब y की वैल्यू 0 हो तो ये 1 रिटर्न करता है। तो इसकी जगह पर 1 रिटर्न हो गया। तो जहां पर जो फंक्शन है अगर एक फिक्स वैल्यू उसकी रिटर्निंग वैल्यू है तो वो उसको रिप्लेस कर देगी। सो ये cp 5,0 रिप्लेस हो जाएगा 1 से, क्योंकि 1 इसकी रिटर्न वैल्यू है। अब 5 इंटू 1 5 हो गया, सो रिटर्न 5, राइट। तो जिसने इसको कॉल किया था उसने 5 रिटर्न कर दिया। फिर ये रिटर्निंग पीछे की तरफ चल रही है। 5 इंटू 5 25 हो गया। देन 25 इंटू 5 125 हो गया और 125 हमारा मेन को रिटर्न होकर के प्रिंट हो जाएगा। इस कोड को हम एक और रिकर्शन का तरीका है उससे भी देख सकते हैं। इससे भी सेम रिजल्ट आएगा। अपने आप से एक बार करके देखिएगा। नहीं आता है तो ये सोल्यूशन तो आपके पास है ही। तो किस तरह से रिटर्निंग में फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगातार कॉलिंग होती जाती है और एक बार बेस केस मिल गया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम रिटर्निंग फिनिश करते चले जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम फाइंड करने के लिए है। जैसे हमारा नंबर है सपोज 218, तो इसके सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा? 2 + 1 + 8 11, राइट। इस तरह से सो हमें यहाँ पर एक एक नंबर एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है। जैसे 218 में से पहले 8 एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो मॉडुलस 10 करते हैं। फिर नंबर को छोटा कर देते हैं 21, उससे 1 एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर नंबर को छोटा कर देते हैं 2, उससे 2 एक्सट्रैक्ट करके और इनको जोड़ते चले जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ रिकर्शन से करनी है। तो रिकर्शन में देखिए स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन में हमारे पास नंबर है 465, इसमें हमने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक, मेन के अंदर, और इसको कॉल कर दिया तो नम की वैल्यू 465 है, वो 0 नहीं है, इसलिए रिटर्न 0 नहीं चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंडीशन के जस्ट आगे रिटर्न 0, राइट, ये भी करेक्ट है एक्सप्रेशन, या रिटर्न 0 को नए स्टेटमेंट में लिखें तो भी करेक्ट है। तो एल्स पार्ट चलेगा। तो एल्स पार्ट चलने की वजह से अब हमारा नम कितना है 465, क्या रिटर्न होगा? रिटर्न 465 मॉडुलस 10 प्लस सम 465 डिवाइड बाई 10। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये आंसर आ गया रिटर्न 5 प्लस सम ऑफ 46। 465 डिवाइड बाई 10 विल बी 46, क्योंकि इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर रिजल्ट इज इंटीजर, ठीक। सो यहाँ पर 46 है नम की वैल्यू, जो कि 0 नहीं है। तो एक बार फिर से सम 46 के साथ ये पूरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये वाला पूरा सम फंक्शन। तो इसमें फिर से ये वाला पार्ट चलेगा। तो अब की बार हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सम 46 की जगह हो जाएगा रिटर्न 46 मॉडुलस 10 प्लस सम 46 बाई 10। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। सो रिटर्न 6 प्लस ये 6 हो गया, 46 मॉडुलस 10 की वैल्यू 10 4 × 40, 6 रिमाइंडर सम 4, राइट। सम 4 के साथ फंक्शन फिर से गया, फिर से यही पार्ट चलेगा क्योंकि 4 भी 0 नहीं है। तो ये हो जाएगा सम 4 बाई 10। अब 4 बाई 10 0 हो गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस सम 0। नाउ दिस सम 0 इज बेस केस एंड इट रिटर्न 0, एक फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ से इनके सारे रिटर्न अब सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो 4 प्लस सम 0 की जगह पर रिटर्न 0, राइट, रिटर्न 0 0 रिटर्न हो गया। सो 4 प्लस 0 हो गया। 4 प्लस 0 को रिटर्न करेंगे तो क्या रिटर्न होगा? 4, वो 6 के साथ ऐड हो गया, 6 प्लस 4 10, वो 5 के साथ ऐड होगा, 5 प्लस 10 15 हमारा मेन को रिटर्न हो जाएगा, ठीक। और यही हमारा आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ये प्रिंटेक्स फंक्शन, ये एक्चुअली में ये एग्जांपल हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेशन के लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। फैक्टोरियल का दूसरा लॉजिक भी होता है, बट ये भी फैक्टोरियल का रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर ये है कि जब रिकर्सिव केस कब है, जब n की वैल्यू 0, ये बेस केस है, जब n की वैल्यू 0 हो तो x को प्रिंट कर दें स्क्रीन पर, और अगर हमारा यहाँ पर, अब यहाँ पर x कितने बार प्रिंट होगा वही इसका रिजल्ट है, राइट। सो जैसे हमने अगर 3 पास किया है इस फंक्शन के अंदर, तो x 6 बार प्रिंट होगा, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। तो ये फैक्टोरियल के लॉजिक से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक। फॉर i की वैल्यू 0 से लेकर के ये, अब देखिए n की वैल्यू 3 पास करेंगे तो ये लूप कितने बार चलेगा, 0 से 2 - 1, यानी 3 बार चला। 0 से 3 - 1 2, तो 3 बार चलेगा। 0 से n - 1, जब 1 से n होता है तो 3n होता है, और 0 से n - 1 होता है तब भी n होता है। और ये x को कैसे कॉल कर रहा है, एक सब्ट्रैक्ट करके, यानी प्रिंट x में 2। सो 3 पास करने पर देखिए, इसको मैंने यहाँ पर ट्री से रिप्रेजेंट कराया है। जब हमने 3 पास किया तो हमारे पास 3 है, n 0 नहीं है, ये कंडीशन नहीं चली, लूप में चले गए। लूप में प्रिंट x 2 को 3 बार इसने कॉल किया इस लूप ने, और जब पहली बार कॉल होगा तो तुरंत शुरुआत से फिर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, है ना। शुरुआत से तुरंत एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 बार चलने लगेगा, राइट। n की वैल्यू 2 के साथ ये 2 बार चलेगा, 2 बार चलेगा। प्रिंट x 1, प्रिंट x 1, फिर ये वाला प्रिंट x 1 सबसे पहले सॉल्व होगा, और ये इसमें जैसे ही जाएगा तो n की वैल्यू 1 है, अब 0 से n 1 है, 1 - 1 यानी 0, 0 to 0 यानी एक बार चलेगा, और किसको कॉल करेगा, प्रिंट x 0 को। प्रिंट x 0 हमारा बेस केस है, n की वैल्यू 0 हो तो वो x प्रिंट कर देगा, तो इसीलिए ये पहला वाला x यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से बाकी सारे जो रिमेनिंग थे वो सब भी चलेंगे, ठीक है, बाकी सब भी तो चलेंगे। इसने आखिर कॉल किया था इसको, तो जब ये अपनी वैल्यू पूरी प्रिंट कर देगा तो ये उसी प्लेस पर रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ से फिर दूसरे फंक्शन की कॉलिंग शुरू हो जाएगी। ये रिटर्न हो जाएगा तो ये तीसरे फंक्शन की कॉलिंग, और ये रिटर्न होगा तो वापस प्रिंट x 3 पर जाएगा, और वो अगले प्रिंट x 2 को रन करेगा। सो इस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है। फंक्शन i है, इसमें एक्चुअली रिकर्शन नहीं है, सिंपल फंक्शन पर बेस्ड है। fn को 6 के साथ कॉल किया, i की वैल्यू 6 पास कर दी, यहाँ पर रिटर्न i++ किया। तो i++ कब होगा, रिटर्न होने के बाद, यह है पोस्ट इंक्रीमेंट। i पहले रिटर्न हो जाएगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा, तो वैल्यू 6 रिटर्न हो गई। 6 रिटर्न हो गई, वो इस i में स्टोर हो गई, और प्रिंट हो गई 6, और माइनस माइनस लगा हुआ है तो वो 6 से 5 हो गई। ये हमारा है, इसको आप अपने आप से एग्जीक्यूट करिएगा, वही स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन पुराने प्रोग्राम्स का एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, और इसके एक्सप्लेनेशन को खुद से करिए। मैं यहाँ पर हिंट जरूर दूंगा आपको। जैसे यहाँ पर अगर हमने XYZ 3 के साथ कॉल किया है, सो n की वैल्यू 3 गई, तो हम यहाँ तुरंत जाएंगे, एक बार हेलो प्रिंट होगा, और XYZ 2 के साथ कॉल हो जाएगा। सो हाई नहीं प्रिंट होगा, हाई अभी पेंडिंग है, तो 2 के साथ फिर से कॉल हो गया, हेलो प्रिंट हो जाएगा, और XYZ 1 के साथ कॉल हो जाएगा, अभी भी हाई प्रिंट है, सो 2 हेलो हो गए। फिर 1 के साथ अंदर गए, ग्रेटर देन 0 है, 1 के साथ भी हेलो प्रिंट हो जाएगा, और XYZ 0 के साथ कॉल हो जाएगा, अभी भी हाई पेंडिंग है। सो 3 हाई पेंडिंग है, 3 हेलो प्रिंट हो चुके हैं, और XYZ 0 के साथ कॉल हुआ, 0 के साथ कॉल हुआ तो ये इफ फेल हो गया, तो अब हेलो प्रिंट नहीं होगा, XYZ कॉल नहीं होगा, और हाई प्रिंट हो जाएगा पहली बार, और 3 हाई पहले से पेंडिंग थे, बारी बारी से वो तीनों प्रिंट होंगे। सो हेलो 3 बार प्रिंट होगा, और हाई 4 बार प्रिंट होगा, ठीक। अपने आप से इसको जरूर करें। ये फंक्शन एक तरह से एक एकरमैन नाम का रिकर्सिव मैथमेटिशियन सोल्यूशन है, जिस पर हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। इसमें इन कंडीशंस को ध्यान से देखना है कि जो MNP पास किए गए हैं, 3 पैरामीटर XYZ होते तो भी कर लेते। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन को कॉल किया गया विद वैल्यू 1, 2, 1, और इस पूरे फंक्शन का आउटपुट क्या आता है उसको मैंने स्टेप वाइज अप्रोच में बताया है। सो A को हमने कॉल किया, A में हमने 1 to 1 है, सो 1 to 1 से ये कॉल होना शुरू हो गया, 1 to 1 कॉल होगा। सो इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी, जितनी भी इफ एल्स एल्स हैं, लास्ट वाला एल्स चलेगा, जिसमें रिटर्न ये है। क्यों चलेगा आप एक बार फिर से देखिएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 to 1 को, जहाँ पर MNP M1 है, N2 है, और P 1 है। तो जहाँ जहाँ पर MNP है वहाँ फिल कर दीजिए, तो ये 1 A 1 1 1 और 0 हो जाएगा, क्योंकि n-1 है ना बीच में, तो ये 2 से 1 हो जाएगा, और लास्ट में p-1 है, तो ये p है तो वो 0 हो गया। अब हमारे पास ये आ गया रिकर्सिव कॉलिंग, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो A111 कैसे सॉल्व होगा, A111 के लिए फिर से यहीं पर आना पड़ेगा। तो A111 कैसे बन जाएगा, 1A, और ये हो गया M, ये n-1 0, और ये p1 और एक और 0। अब इसको सॉल्व करें, तो इसमें क्या है देखिए, M1 है, N 0 है,
एम एन पी और P1 है। सो N0 और P1 पर कौन सी कंडीशन है, ये वाली। N0 और P1 पर रिटर्न 0 होता है। सो इस पूरे फंक्शन की जगह पर 0 रिटर्न हो जाएगा। ठीक, A101 की जगह पर क्या आ जाएगा, जो अंडरलाइन है इसकी जगह आ जाएगा 0, नीचे देखिएगा। तो यहाँ पर ये 0 आ गया, ये वाला 1 ये पहले से था, ये इधर 0 ये है, और ये जो अंडरलाइन है इसकी जगह पर ये 0 है। ठीक, तो अब आपके पास बन गया 100। 100 में P0 है, MNP P0 है, सबसे पहला P0 है, तो M प्लस N इसका रिजल्ट हो जाएगा, M प्लस N यानी 1 प्लस 0। तो इसकी जगह पर फिर से 1 हो जाएगा। तो अब आपके पास 1 1 0 हो गया। अभी भी हमारा P0 है, तो फिर से पहले वाला इफ कंडीशन में M प्लस N यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 1 1 प्लस 1 हो गया 2। ठीक, 2 हो गया 1 प्लस 1, यही इसका आंसर है। सारे रिकर्शन कंप्लीट हो गए और ये मेन से प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट 2 हो जाएगा। ये करमैन फंक्शन है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे सब लोग रिकर्शन पर परफेक्ट हो जाएं। यही मेरी उम्मीद है। थैंक यू।